तालियों के साथ स्वागत करिए गोपाल शर्मा जी का। सर बहुत स्वागत है आपका, प्लीज आप मंच पर आएं। जोरदार तालियां गोपाल शर्मा जी के लिए जो सिविल लाइन से विधायक हैं और इस सेशन को मेरे सहयोगी आगे बढ़ाएंगे अरविंद पालावत। अरविंद जी आप प्लीज मंच पर आएं। जोरदार तालियां गोपाल शर्मा जी के लिए जिनसे हम राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उनकी विधानसभा सिविल लाइंस के विकास को लेकर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस विकास की जो लहर राजस्थान में बीजेपी के शासन में चल रही है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अरविंद ओवर टू यू। धन्यवाद पराग, सबसे पहले आपने मौका दिया और एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम विधायक मंत्री और तमाम ऐसे राजनीति के दिग्गज हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि न केवल एक विधायक बल्कि इस वक्त हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी इस मंच पर मौजूद हैं। उनसे कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा होगी क्योंकि यमुना जल समझौते से लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। और यमुना जल समझौता, यदि मैं गोपाल शर्मा जी आपसे पूछूं, यमुना जल समझौता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि लगातार भैरों सिंह शेखावत जी का नाम साथ में आ रहा है। आप भैरव सिंह जी के काफी निकट रहे, मुझे जहां तक जानकारी है, मैंने कई आपकी पुस्तकें भी पढ़ी जो भैरव सिंह जी के लेकर के आपने कही। किस तरह से उस वक्त यमुना जल समझौते को लेकर के काम हुआ था, क्योंकि आप तो उनके बेहद नजदीक थे। आज भजनलाल शर्मा जी के रूप में ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे बीच में आ चुका है, तो उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि विकसित राजस्थान को लेकर कितना अहम और मील का पत्थर यहां पर साबित होगा? बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश रंजन जी, हमारे मनु जी, आपका अभिनंदन। यमुना जल समझौता हो या किसी भी तरह की दीर्घकालीन योजना हो, जब देश आजाद हुआ, राजस्थान बना, इसका गठन हुआ, तो उस समय दूसरी तरह की चुनौतियां थी। वो चुनौतियां थी कानून बनाने की, चुनौतियां थी राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तित होने की, चुनौतियां थी कि आम आदमी कैसे अपने को महसूस करे कि वह लोकतंत्र के अंदर सुरक्षित है। फिर बाद में 77 तक ये अध्याय चलता रहा। इमरजेंसी के बाद श्रीमान भैरों सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यह यमुना जल का विषय 94 में आया, लेकिन उसके साथ ही जब वो 77 के अंदर मुख्यमंत्री बने तो उस समय कुछ ऐसी जरूरतें थी, कानून तो बन गए थे, लेकिन जनता जो चाहती थी उसके लिए जनता के व्यक्ति के रूप में फैसले लेना, एक गांव के व्यक्ति के रूप में, एक किसान के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको राजस्थान की राजनीति से 60 सालों तक जुड़ाव बना रहा, तो उन्होंने बारानी जमीन यानी जहां पर बरसात के आधार पर ही खेती हो सकती है उसका लगान माफ किया। उन्होंने अंत्योदय जैसी योजना को शुरुआत किया, जिसके लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने जयपुर आकर के अपने भांकरोटा में कहा कि मैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में विश्व के सबसे बड़े समाजसेवी, पूंजीपति और सज्जन व्यक्ति रॉकफेलर को महसूस कर रहा हूं। ये अपने आप की एक बड़ी घटना थी। और उसके बाद में जब वो दोबारा शासन के अंदर आए 1990 में, तो उन्होंने उन योजनाओं पर काम किया जो दीर्घकालीन योजनाएं होती, जैसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पचपदरा आ रहे हैं, तो उनको लगा कि राजस्थान के अंदर तेल की खुदाई होनी चाहिए, तो उन्होंने राजस्थान की धरती के अंदर जो स्रोत विद्यमान हैं उनकी खोज करवानी शुरू की। जैसे पहली उद्योग नीति जो बनी वो आदरणीय शेखावत साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में ही बनी, उसके पहले उद्योग नीति नहीं थी, बहुत सारे कर नहीं थे।
आज हमको सुनकर के आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्बल, ग्रेनाइट, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। भूमि भवन कर नहीं था, मतलब ऊपर से लेन देन कर लो, उसका निपटारा हो गया। ये सब टैक्स, खनिज पदार्थों के ऊपर खनिज नीति, ये सब नीतियां बनने का काम उस समय हुआ। ऐसे ही उनका ध्यान गया कि वो हमेशा से मांग करते रहे थे कि राजस्थान के हिस्से का पानी, जो कई अन्य राज्यों से जुड़ाव रखता है, जिसमें खास करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जुड़े हुए हैं, इनमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। और उसी हिस्से के लिए उन्होंने जब मांगे उठाई, जगह जगह संवाद किए, और यहां तक किए कि जो समझौते हो रहे हैं उस पर नियंत्रण किसका हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पंजाब और राजस्थान ये दोनों आपस में उलझे रहें और पंजाब वाले राजस्थान के ऊपर हावी हो जाएं। तो हितों के टकराव की बात थी उस समय। क्या उस समय किसी तरह के हितों की टकराव की कोई बात सामने आई थी? क्योंकि उसके बाद में जो प्रोजेक्ट जो था, यमुना जल समझौता, तो उस समय भी हो सकता था, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हो पाया? इस पर बारीकी से मैं समझना चाहूंगा। बिल्कुल, टकराव लगातार सामने आए। जैसे राजीव गांधी ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी के साथ में राजीव लोंगोवाल समझौता किया, उसमें राजस्थान के पानी का विषय था जी। उसके लिए शेखावत साहब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अड़ गए कि मैं राजस्थान के हितों को तिलांजलि देकर के किसी भी समझौते के खिलाफ हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब शिवचरण जी माथुर मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा में वो भैरव सिंह जी शेखावत का सामना नहीं कर पाए। भैरव सिंह जी ने कहा कि आपका जो ये समझौता है, जो नदियों के पानी को लेकर के है, वो राजस्थान के हितों के लिए सही नहीं है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग बैठे हुए थे, कवर कर रहे थे, तो टकराव का तो विषय था ही था। पूरे पेज के विज्ञापन दे दे करके राज्यों ने इन समझौतों का विरोध किया और यहां तक कि धरना देने का प्रयत्न किया दिल्ली जाकर के। तो राजस्थान के हितों के साथ, और फिर जो समझौता हो गया उसको लागू करवाना, उतना पानी नहीं आता, उतना छोड़ते नहीं है। जब छोड़ते हैं जब उनको मुसीबत हो जाए और राजस्थान उसके लिए तैयार नहीं हो, तो पता चले यहां बाढ़ आ गई और वहां पर उनको राहत मिल गई। तो इस तरह से राजस्थान को, जो दोयम दर्जे का राज्य कांग्रेस के समय माना जाता रहा, कभी राजस्थान के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आगे आने का मौका नहीं दिया गया। उसको शेखावत साहब के समय से, और खास करके अब जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको जितना गुजरात से प्रेम है उतना ही राजस्थान से प्रेम है, जिनका बचपन और युवावस्था महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की माटी को माथे से लगाते हुए हुआ है। कितने दौरे हो गए, सब चीज के लिए नई नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने राजस्थान को नई परिभाषा से युक्त कर दिया। राजस्थान का मतलब रिलायबल राजस्थान। किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस तरह से आ सकते हैं। उन्होंने ये बता दिया। इस समय आप ये देखिए 2 लाख करोड़ से ऊपर की तो योजनाएं काम कर रही है, चाहे वो अपने राम जल वाली हो, चाहे अपने यमुना जल वाली हो, चाहे मेट्रो सेकेंड हो, ये इतनी बड़ी बड़ी योजना, पचपदरा वाली। बिल्कुल गोपाल शर्मा जी, क्योंकि अब आप विधानसभा में हैं, पहले उस दौर में आप भैरव सिंह जी के नजदीक थे, बतौर पत्रकार आप काम कर रहे थे, लेकिन आज आप उस विधानसभा में हैं जहां से एक जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है यमुना जल समझौते का। डबल इंजन की सरकार है, आप उस सरकार के एज ए पार्ट के रूप में वहां पर है। कितना गर्व अपने आप पर महसूस होता है, विधानसभा पर महसूस होता है, हमारे मुख्यमंत्री पर आपको महसूस होता है कि इतना बेहतरीन काम जो है वो अब होने जा रहा है, जो 3 दशक के इंतजार के बाद में अब यहां पर धरातल पर होगा। क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय लीडरशिप को लेकर के, स्टेट की लीडरशिप को लेकर के, चीफ मिनिस्टर को लेकर? अब कितनी खुशी आपको महसूस होती है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब पानी के लिए तरस रहे थे, आपने अब वो दौर भी देख रहे हैं जब हमारे पास सरप्लस जो वाटर है वो यहां पर होगा। देखिए, पानी के लिए तरसते हुए तो देखा ही है, इससे ज्यादा देखा है कि जब राजीव गांधी ने 1987 के अकाल के दौरान राजस्थान का दौरा किया तो उनको फर्जी चीजें दिखाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री तक जुट गए। उस समय एमजे अकबर ने हेल्प
उनकी न्यूज लाइन चलती थी, उसके अंदर रहस्योद्घाटन किया कि राजस्थान में कैसे प्रधानमंत्री जी को धोखा दिया जा रहा है। अब की जो स्थिति है वो ये है कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्रियों का अलग अलग योगदान है, या किसी को किसी जाति के कारण योगदान नहीं देने दिया गया। हमारे पहाड़िया जी को हटा दिया गया, बेचारे गरीब आदमी थे इसलिए। लेकिन इतने कर्मठ से ज्यादा मैं ये कहूं कि परिश्रमी, शरीर का लगातार साथ देना और राजस्थान को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, ऐसा करने के अंदर भजन लाल जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले किसी को भी इस तरह नहीं करने देखा गया। जैसे गरीबों की आवाज उठाने के लिए अगर किसी को याद किया जाएगा तो भैरव सिंह जी शेखावत को याद किया जाएगा। उनके यहां कोई कभी भी जा सकता था। तो ऐसे ही हम पता करें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहां हैं, तो पता चलेगा 8 नंबर में है। 1 घंटे बाद पता करेंगे तो पता चला वो तो दिल्ली पहुंच गए। रात को पता करेंगे तो पता चलेगा कि वो तो बाड़मेर के अंदर चौपाल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? चूंकि इनका गोवर्धन से संबंध है, इनका ब्रिज से संबंध है, तो क्या ये रूप बदलते रहते हैं या क्या करते हैं? भगवान जैसे जहां देखते थे वहीं कृष्ण दिखाई देते थे। तो ये क्या करते हैं यही जाने। लेकिन राजस्थान के अंदर इतना प्रवास, इतना लोगों के बीच में जाना और उस राजस्थान को संभालना जिस राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने कांटे बिखेर रखे थे, ये अद्भुत बात है। आध्यात्मिक शक्तियां इनकी मदद कर रही है, प्रभु इनका साथ दे रहे हैं, और जो लोगों ने नहीं सोचा था वो होते हुए देख रहे हैं कि पहली बार के कार्यकाल के मुख्यमंत्री क्या करेंगे। लोग कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है, आज ब्यूरोक्रेसी आंख मिला के तो देखे। दूर से हम कुछ भी कहते रहे, किसी का साहस है कि कोई ये कह दे ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो यह जो इन्होंने पैदा किया है, यह राजस्थान के किसान, आम आदमी, गरीबी से उठे हुए आदमी, उसका स्वर है। गोपाल शर्मा जी, क्योंकि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो विकसित भारत विकसित राजस्थान का एक विजन जो है वो हम यहाँ हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहते हैं। लाखों दर्शक जो टीवी पर हमें देख रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ब्रिटिश काल में जिस तरह से हमें लूटा गया, हम पिछड़े हुए भारत में आ गए। विकासशील भारत जो है उसमें हम चल रहे हैं और विकसित भारत 2047 की हम कल्पना कर रहे हैं। इस विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है उसको आप किस तरह से देखते हैं? विकसित भारत 2047 में क्या कुछ होगा और उसमें राजस्थान की कितनी जो भूमिका है वो यहां पर रहेगी, ये मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगा। हमारे दर्शक जो हैं वो समझना चाहेंगे कि किस तरह का राजस्थान, किस तरह का भारत 2047 में हम देखेंगे। मैं संक्षिप्त शब्दों में इसका उल्लेख करना चाहूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो भगवान राम के अंदर तो ये कुवत थी कि दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं हो, लेकिन दैहिक दैविक भौतिक ताप होने पर उसको तुरंत इलाज मिल जाए, पहले से ये गारंटी हो कि वो ठीक हो जाए, पहले से ये गारंटी हो कि हिंदुस्तान का कोई आदमी किसी भी देश में फंसा हुआ होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत फेल हो जाए, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यमन हो चाहे यूक्रेन हो, हमारे लोग हमारे बीच में होंगे, कोई किसी को मार नहीं सकता। गोपाल शर्मा जी, एक सबसे आखिर में एक सवाल मेरा और है, हमको 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है वो $350 बिलियन जो इकोनॉमी है राजस्थान की वो यहां पर चाहिए। और यदि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की मैं बात करूं, हमारी जो सकल राज्य उत्पाद है एसजीडीपी जो है वो हमारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो हमारी गति है वो उतनी नहीं है कि हम $350 बिलियन जो है वो हासिल कर सकें, जो हमारा जो लक्ष्य है जो तय किया गया है 2030 के लिए। तो उसके लिए क्या कुछ करना हमें पड़ेगा, ये मैं एक संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि समय की जो है वो बहुत कमी है। लेकिन क्या आप कहते हैं कि $350 बिलियन इकोनॉमी जो राजस्थान की है वो कैसे बनेगी?
देखिए, बिलियन उलियन ये सब अर्थशास्त्रियों की बातें हैं। नहीं, सरकार भी कह रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार भी तो वही कहेगी ना जो अर्थशास्त्री कहेंगे, लेकिन असली चीज ये है कि बिलियन और ट्रिलियन से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है सुख, शांति और समृद्धि से। आज मान लीजिए कि सोना 1,40,000 रुपए तोला है। मैं ये कहूं कि मैं 2030 में इतना खरीद पाऊंगा, और पता चले कि सोने की कीमत इतनी कम हो गई कि अभी बाजार से सूचना है कि 70,000 रुपया हो गया, तो हम सोचेंगे तुरंत ही जाकर के ले लो। तो उस समय की क्या परिस्थिति होने वाली है, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करेगी। लेकिन यह मान करके चलिए, पैसा कभी भी, अर्थव्यवस्था की राशि कभी भी किसी भी चीज का मापदंड तो हो सकती है, लेकिन यह संतुष्टि का पर्याय नहीं है। जी बिल्कुल, हम मोदी जी के आखिरी वाक्य में ये कह रहा हूं कि मोदी जी, भजन लाल जी, या भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का सपना, जिसको विकसित भारत का नाम दिया गया है, परम वैभवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम, यही विकसित भारत है। और इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा आया, लोगों ने कितना कटघरे के अंदर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। चूहा जाके भगवान का प्रसाद खा ले तो क्या करेंगे? हम कहेंगे चूहे को भगा दो, ये कहेंगे चूहे को मार दो। तो ये सोच है। कहीं पर भी राम जी का मंदिर ही हो या कोई भी चीज हो, चोरों को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल शर्मा जी, आपने जिस तरह से अपना जो विजन है वो रखा। यमुना जल समझौता जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, पूरा प्रदेश आज खुश है, और राजस्थान में जगह जगह भजनलाल शर्मा के जो स्वागत है वो किया जा रहा है, उस पर जरूर मेरे ये, आपने जितना विस्तार से जो बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है वैश्विक शांति वो कायम हो और पूरा विश्व जो है शांति से रहे, और आने वाले समय में विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है वो पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद के बावजूद 3 लाइन में बोलना चाहता हूं। जी बिल्कुल। यह जो शेखावाटी है, यह जो शेखावाटी है, इसको समझिए। इस शेखावाटी ने पूरे विश्व को उद्योगपति दिए हैं। इस शेखावाटी ने भारत के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। इनको पानी मिल जाएगा तो यहां तो रामराज्य उतर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी, आपसे आग्रह करूंगा, आप